हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। किसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला जाता है? क्योंकि टेस्टिस से ही स्पर्म प्लस हार्मोन्स दोनों का सिक्रीशन होता है। हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन सिक्रीशन होगा? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। स्पर्म और हार्मोन्स दोनों एक साथ निकलते हैं, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है? हम लोग बोलते हैं इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, अब देखिए, देखा जाए तो ह्यूमन में कितने टेस्टिस होता है? मेल में 2 टेस्टिस होता है। 2 टेस्टिस कहाँ होता है? एब्डोमेन कैविटी के नीचे होता है। एब्डोमेन कैविटी यानी कि जो उदर गुहा होता है, उदर गुहा के नीचे वाले, जो किसमें रहता है? स्क्रोटम में रहता है। स्क्रोटम को क्या बोला जाता है? बैग बोला जाता है। स्क्रोटम जो क्या करता है? बॉडी के टेम्परेचर से कितना कम रहेगा? उसका टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। यानी कि जो टेस्टिस का टेम्परेचर रखेगा वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। बोथ टेस्टिस कहाँ रहता है? दोनों टेस्टिस कहाँ रहता है? तो स्क्रोटम में रहता है। और स्क्रोटम जो होता है वो गर्मी के दिनों में क्या करता है? अपना साइज बढ़ा देता है, क्योंकि हीट लॉस बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो सीधी सी बात है, अब थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जानते हैं कि हीट का लॉसिंग कब होता है? जब सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है तो हीट का लॉस आसानी से हो जाता है। वहीं सरफेस एरिया जब कम हो जाता है तो वो हीट का लॉस धीरे धीरे होता है। तो बॉडी का टेम्परेचर, जो टेस्टिस का टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए क्या करता है? गर्मी के दिनों में जो स्क्रोटम होता है अपना साइज को बढ़ा देता है, यानी कि वो लूज कर देता है। लूज होने से उसका साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वहीं जब ये ठंडी का समय आता है तो ठंडी के समय में क्या होता है? स्क्रोटम का साइज छोटा हो जाता है, यानी कि वो सिकुड़ जाता है। तो ऐसे करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। यानी कि जो स्पर्म का प्रोडक्शन की कैपेसिटी होता है, जो टेम्परेचर के लिए उसके लिए एबल टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए वो स्पर्म को फॉर्मेशन के लिए जो स्क्रोटम होता है अपना शेप साइज बढ़ा और घटा सकता है। ठीक है ना? तो टेस्टिस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसका टेस्टिस का हम लोग शेप के बारे में जानेंगे। टेस्टिस का शेप कैसा होता है? तो ओवल शेप, यानी कि अंडाकार होता है, गोलाकार होता है। ठीक है ना? और कितने, इसका साइज की बात करें तो साइज कैसा होता है? तो ये तो 3 डायमेंशन होगा। इसमें लेंथ, ब्रेथ और मोटाई होगा। तो इसका लेंथ कितना होगा? तो 3 से 5 सेंटीमीटर, यानी कि 4 से 5 सेंटीमीटर इसका क्या होगा? लेंथ हो सकता है। ब्रेथ कितना हो सकता है? 2 से 3 सेंटीमीटर। और इसका हाइट, ये मोटाई जिसको थिकनेस हो सकता है, ये थिकनेस कितना हो सकता है? 1 से 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम लोग 1.5 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। अगर बात करें एक्यूरेटी की, तो एक्यूरेट कितना होगा? इसमें लेंथ होगा 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ होगा 3 सेंटीमीटर, और इसका जो चौड़ा मतलब मोटाई होगा, मोटाई कितना होगा? 1.5 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है, टेस्टिस रहता है। अब हम लोग जानते हैं टेस्टिस के अंदर की संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। तो टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर, सबसे पहले इसमें कितने लेयर होते हैं? तो टेस्टिस में 3 लेयर होता है। सबसे बाहर कौन सा लेयर होता है? ट्यूनिका वस्कुलोसा। यहाँ हमने टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर बना दिया है और इसके बारे में हम लोग स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। सबसे टेस्टिस के बाहर वाला स्ट्रक्चर कौन सा होता है? ट्यूनिका वेजाइनलोसिस। ट्यूनिका वेजाइनलोसिस से सबसे आउटर स्ट्रक्चर, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? आउटर कवर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, सबसे आउटर कवर कौन सा हो गया? ट्यूनिका वेजाइनलोसिस। इसके नीचे वाला कौन सा होगा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिडिल लेयर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सबसे बाहर कौन सा होगा? ट्यूनिका वेजाइनलोसिस। उसके अंदर कौन सा मिडिल लेयर कौन सा होगा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। सबसे इनर लेयर क्या होता है? ट्यूनिका वस्कुलोसा। सबसे इनर लेयर कौन सा होगा? ट्यूनिका वस्कुलोसा। बाहर सबसे ट्यूनिका वेजाइनलोसिस, उसके अंदर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, उसके अंदर ट्यूनिका वस्कुलोसा। इसको हम लोग कह सकते हैं इनर लेयर। अब देखिए, ये
यहाँ तो हम लोग केवल अभी टेस्टिस के आउटर स्ट्रक्चर की बात की है। आउटर स्ट्रक्चर, अब इसके अंदर चलते हैं। ये जो कवर होता है इसमें होता है 200 से 300 लोब्स होते हैं, ठीक है ना। तो लोब्स जो होगा कितने होगा, 200 से 300, यानी कि जो भी टेस्टिस के अंदर होते हैं, ये तो आउटर कवर हुआ, आउटर कवर के अंदर कितने लोब्स होते हैं, 200 से 300। प्रत्येक लोब में कितने, उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है 1 से 3 ट्यूब, यानी कि जो लोब्स होते हैं प्रत्येक लोब्स 1 से 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। उस प्रत्येक पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। वहीं पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्म का निर्माण होता है। यानी कि जो ये लोब्स होते हैं, लोब्स कितने भाग में, कितने लोब्स होंगे, 200 से 300 लोब्स होते हैं। प्रत्येक लोब्स में कितने, उसमें पार्टीशन किया गया है, उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या कितने हैं, तो 1 से लेकर 3 होते हैं। यानी कि जो लोब्स होंगे तो लोब्स में पार्टीशन किया होता है। इस पार्टीशन के नंबर एक लोब्स में कितने हुए, 1 से 3, जिसको क्या बोलते हैं हम, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या चीज का निर्माण होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो बहुत सारे इसमें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो क्या करते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को एक दूसरे से अटैचमेंट किए रहते हैं, ठीक है ना। तो इस अटैचमेंट के बीच में एक गैप होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्टोलिक सेल बोलते हैं, सॉरी, इसमें गैप होता है। इसी गैप से क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, इसी गैप से क्या चीज का निर्माण होता है, तो हार्मोन्स का निर्माण होता है। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या चीज बना होता है, 2 प्रकार के सेल का बना होता है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 2 सेल से बना होता है। पहला सेल को क्या बोलते हैं, जर्म सेल, और दूसरे को क्या बोलते हैं, सर्टोलिक सेल। जर्म सेल यानी कि यहाँ तो ये क्या चीज का, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, और सर्टोलिक सेल क्या करता है, स्पर्म जो फॉर्मेशन हुआ है उसमें मदद करता है। यानी कि उसको मदद करने में हेल्प कौन करेगा, ये सर्टोलिक सेल। यानी कि जो टेस्टिस बना, टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, इसका कौन सा हेल्प, मतलब जो बनाने में, प्रोटेक्शन करने में, यानी कि जो बनाया उसको न्यूट्रिशन कौन दिया, तो सर्टोलिक सेल न्यूट्रिशन देता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो जर्म सेल हुआ, जर्म सेल से तो स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। और स्पर्म यहाँ मैच्योर स्पर्म के रूप में फॉर्मेशन नहीं होता है, पहले इसमें बहुत सारा प्रोसेस होगा, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, कौन, स्पर्मेटोजेनेसिस। जो गैमेटोजेनेसिस के अंदर प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि शुक्र जनन, उसमें हम ये सारा प्रोसेस पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ तो अभी केवल छोटे से स्पर्म के जैसा, मतलब उसका बच्चा, यानी कि शुरुआती स्पर्म उससे बन जाएगा, उसका फॉर्मेशन होता है, जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन कौन कर रहा है यहाँ पे, तो जर्म सेल कर रहा है। और उस स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन कौन करा रहा है, यानी कि उसमें न्यूट्रिशन कौन प्रदान कर रहा है, तो सर्टोलिक सेल प्रदान कर रहा है, ठीक है ना। ये स्पर्म कहाँ जाता है, सबसे पहले ये भाषा इफेंसिया में जाता है। भाषा इफेंसिया क्या होता है, इसको कोलेट करता है, यानी कि जो स्पर्म होगा, स्पर्म को कोलेट पहले यहाँ सब, यहाँ जो स्पर्म बनेगा ये कहाँ जाएगा, रेटी टेस्टिस में। सारे स्पर्म जो फॉर्मेशन हो जाएंगे स्पर्मेटो, वो रेटी टेस्टिस में जाता है। अब रेटी टेस्टिस से आगे किस में जाता है, रेटी टेस्टिस क्या करता है, जो स्पर्म बनता है, स्पर्म बनने को वो रोकने का काम करता है। एक जगह है, जगह से उसके बाद किस में जाता है, वो भाषा इफेंसिया में जाता है। भाषा इफेंसिया क्या करता है, इसको आगे पहुंचाने में काम करता है। यानी कि अभी पूरी तरह स्पर्म मैच्योर नहीं होता है यहाँ पर, यानी कि जब मैच्योरेशन का काम कहाँ होगा, तो यहाँ इपीडायडिमिस में। इपीडायडिमिस क्या बोला जाता है, ये स्टोर करता है। यानी कि जो स्पर्म होगा, स्पर्म को स्टोरेज करने का काम कौन करता है, इपीडायडिमिस। इसका लेंथ कितना होता है, तो 6 सेंटीमीटर तक लेंथ होता है, 6 मीटर तक लेंथ होता है। यानी कि ये बहुत ही कम्पैक्ट होता है, बहुत ही एक दूसरे में कम्पैक्टेड होता है। कम्पैक्टेड होने के कारण इसका लेंथ कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर होता है, ठीक है ना। तो यहां से जब पहले तो स्पर्म बना कहा, जर्म सेल में। जर्म सेल से कहा गया, ये रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस से किस में गया, भाषा इफेंसिया। भाषा इफेंसिया से किस में जा रहा है, इपीडायडिमिस। और इपीडायडिमिस तक ही क्या होता है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, किसका, टेस्टिस का। और ये जो भास डिफेंस होता है, ये भास डिफेंस टेस्टिस से बाहर हो जाता है। तो यहां तक हो गया। और ये तो टेस्टिस के अंदर हो गया, यानी मैच्योर कहां तक हो जाता है, यहाँ भास
भाषा इफेंसिया यानी इपिडाइडिमिस के तक हो जाता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं कि स्पर्म का जनरेशन कैसा होता है। यहाँ तो हम लोग जान गए कि हाँ ये टेस्टिस के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बार और हम लोग रिकॉल कर देते हैं कि टेस्टिस में सबसे पहले आउटर से हम लोग इनर की ओर चलते हैं। आउटर सबसे पहले बाहरी 3 लेयर से कवर होता है। बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्यूनिका वजाइनोसिस। मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अंदर लेयर को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वास्कुलोसा। ये 3 लेयर का बना होगा। इसके अंदर क्या होता है, 200 से 300 लोब्स होते हैं। प्रत्येक लोब्स में कितने, उस प्रत्येक लोब्स में 1 से लेकर 3 तक उसमें गैप होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से क्या चीज होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स 2 प्रकार के सेल से बना होता है। पहला सेल को क्या बोलते हैं, जर्म सेल। दूसरे सेल को क्या बोलते हैं, सर्टोलिक सेल। जर्म सेल क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, और सर्टोलिक सेल क्या करता है, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी कि उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। जब स्पर्म बन जाता है तो सबसे पहले कहा जाता है रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस क्या होता है, इसको एकत्र कर लेता है, यानी कि बहुत सारे डक्ट से इसको एकत्रित कर लेगा, ठीक है ना। और जब एकत्र कर लेगा तो ये आगे किस में ट्रांसफर कर देता है, इपिडाइडिमिस, भाषा इफेंसिया में। और भाषा इफेंसिया किस में ले जाता है, इपिडाइडिमिस में। इस प्रकार स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और इपिडाइडिमिस में तो एक हम लोग पाथवे लिख लेते हैं, और पाथवे के बाद हम लोग क्या चीज का बनाएंगे, हम लोग ये स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। देखिए अभी हमने शुक्राणु कहाँ से बनता है, कहाँ जाता है, यानी कि स्पर्म कहाँ से बनता है और उसका पाथवे बता रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने जाना है कि शुक्राणु बनता कहाँ है, तो सर्टोलिक सेल में बनता है, यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनता है। जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनेगा तो बहुत सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एक साथ मिलकर सीधे आगे सीधे कहाँ खुलते हैं, ट्यूब्यूल रेक्टी में। ट्यूब्यूल रेक्टी यानी कि सीधी नलिकाएं में खुलते हैं। और बहुत सारे जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के जो अंदर क्या होते हैं, ये जर्म सेल जो होता है, बहुत सारे जर्म सेल के बीच में एक गैप होता है जिसको लैडिक सेल बोला जाता है। उस गैप को लैडिक स्पेस बोला जाता है। और उस जिस कोशिकाओं से बने होते हैं उसको बोलते हैं लैडिक कोशिका। इस लैडिक कोशिका जो होते हैं वो स्पर्मेटो, ये जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं उसका निर्माण में हेल्प करता है। यानी कि मान लीजिए कि ये क्या है, टेस्टिस के अंदर सर्टोलिक सेल है, यानी कि सर्टोलिक सेल है। ये जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल, इसके अंदर ये जो स्पर्म, यहाँ से जर्म सेल है, बहुत सारे जर्म सेल के अंदर क्या रहता है, ये गैप होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैडिक स्पेस। ये लैडिक स्पेस जो होता है, लैडिक स्पेस में क्या चीज बनता है, जो लैडिक स्पेस होता है, उस लैडिक स्पेस में एक प्रकार की कोशिका होती है। उस कोशिका को बोलते हैं लैडिक सेल। उस लैडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण होता है, यानी कि जो लैडिक कोशिका होता है उस लैडिक कोशिका से ही टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। ये तो फॉर्मेशन में टेस्टोस्टेरोन हेल्प करा दिया, जिसको सेक्स हार्मोन्स बोला जाता है। अब ये जो सीधी नली, ये कहाँ जाता है, सारा स्पर्म एक साथ एकत्रित होकर वृषण जालक में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, वृषण जालक, जिसको रेटी टेस्टिस बोलते हैं। रेटी टेस्टिस से आगे जब स्पर्म बढ़ता है तो भास इफेंसिया में जाता है। तो भाषा इफेंसिया जिसको अपवाही नलिका बोलते हैं, ये नली होता है, नली की जैसा संरचना होता है। ये डक्ट होता है जो केवल क्या करता है, स्पर्म को पहुंचाने का काम करता है। अब अपवाही नलिका कहाँ जाएगा, अधिवृषण में। ये जब सारा एक साथ कहाँ खुलता है, अधिवृषण में। और अधिवृषण जो होता है ये स्पर्म को कलेक्ट करने का काम करता है, शुक्राणु को एकत्रित करने का काम करता है। और ये सब आगे किसमें खुल जाते हैं, भास डिफेंस में, जो आगे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के थ्रू आगे बढ़ता है। तो ये तो हम लोग जान लिया। अगले वीडियो में हम लोग जानते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, उसका सारे प्रोसेस और उसका सब कौन कौन से हार्मोन्स वर्क करते हैं, ये सारे चीज हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस यानी गैमेटोजेनेसिस का एक टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें हम लोग ये सब चीज जानेंगे। थैंक यू।